हेलो स्टूडेंट्स, रीड की सीरीज़ में हम सॉइल रिसोर्स को पढ़ रहे थे, मृदा संसाधन को। और लास्ट हमने इम्पोर्टेंट लेक्चर को कंप्लीट किया, जहां हमने मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने इसकी उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमने इसको पढ़ा था। और नेक्स्ट अब हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने बेसिक इसे डिवाइड किया था कि मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, मृदा किस प्रकार से बनती है, हमारी उस पर चर्चा हुई थी लास्ट। और कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, मृदा के कण किस प्रकार के होते हैं, इसकी हमारी चर्चा हुई। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने देखा। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, ताकि इससे पता चले कि आप मेरे लेक्चर को कितना लास्ट तक सुनते हैं। और सुनने के बाद आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि लेक्चर को और कुछ नए ढंग से बनाया जा सके। आइए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। हम बात कर रहे हैं कि जो भौगोलिक पैटर्न होता है, यानी कि धरातल पर जो मृदा का अलग अलग रूप से वर्गीकरण किया जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे आज। तो वो किस आधार पे होता है और किस किस प्रकार की मृदा का स्ट्रक्चर होता है, वो हम चर्चा करेंगे। देखिए, 1938 में USDA, ये ध्यान रखना है, 1938 में USDA संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ने जो सॉइल्स होती हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया था, जिसमें से नंबर 1 हम चर्चा कर रहे हैं आज। नंबर 1 जो है वो है कटिबंधीय मृदाएं। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोनल सॉइल। देखिए, कटिबंधीय मृदाएं जो होती हैं या जोनल सॉइल्स जो होती हैं, इनमें मुख्य रूप से या इनका मुख्य आधार क्या होता है? तो इनका मुख्य आधार होता है वनस्पति और जलवायु। मुख्य आधार क्या होता है? वनस्पति और जलवायु। ठीक है, तो वनस्पति और जलवायु का लंबे समय तक प्रभावित होती है और पूर्ण रूप से विकसित भी इन्हीं के प्रभाव से होती है। यानी लंबे समय तक यदि किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है इन कटिबंधीय मृदाओं में, जोनल सॉइल में, तो वो किसका होता है? वो वनस्पति और जलवायु का होता है। और ये लंबे प्रभाव तक रहती है। और ये पूर्ण रूप से विकसित होने में, इन मृदाओं को पूर्ण रूप से विकसित होने में वनस्पति और जलवायु का विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट, मूल शैलों के क्षेत्र में विकसित होती हैं। जहाँ भी मूल शैलें होती हैं, हमने चर्चा की थी जब हमने सॉइल के स्ट्रक्चर में हमने चर्चा की थी कि सॉइल का जो गठन होता है या इसके जो पोषक पदार्थ होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पेरेंट रॉक्स होती है। कौन होता है? पेरेंट रॉक्स होती हैं। या हमने जब चर्चा कर रहे थे मृदा के निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें भी हमारी चर्चा हुई थी कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पेरेंट रॉक्स होती है, पैतृक शैलें होती है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मूल शैलें होती हैं उनके क्षेत्र में ये मुख्य रूप से विकसित होती हैं और उन पर वनस्पति और जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इनका वितरण भी जलवायु और वनस्पति के प्रदेशों के आधार पर होता है। तो इनका जो वितरण होता है, इनका जो
वितरण होता है उस वितरण का आधार भी क्या रहता है, उस वितरण का आधार भी मुख्य रूप से जलवायु और वनस्पति ही रहता है। तो इसमें हम जो जोनल सॉइल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जोनल सॉइल में मुख्य रूप से जलवायु और वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, किस प्रकार के वहाँ के प्रदेश हैं, उसके आधार पर वहाँ की मृदाएं डिसाइड होती है, उनका वर्गीकरण डिसाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इसमें हमने 3 पार्टीशन में हमें इसे पढ़ना है अलग अलग। जैसे नंबर 1 जो हमने पार्ट कवर कर रहे हैं वो कटिबंधीय मृदाएं यानी जोनल सॉइल को हम कवर कर रहे हैं। दूसरा फिर हम इसमें जो कवर करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और उसमें हम कवर करेंगे उसको इंटरजोनल सॉइल यानी कि अंत्य कटिबंधीय मृदाएं वह कौन सी होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। और एक हम चर्चा करेंगे अजोनल सॉइल, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई जोन नहीं होता, वह मुख्य रूप से प्रादेशिक प्रदेशों के एक खुले क्षेत्र में वो बिखरी हुई या मिली हुई होती है। तो हम बैक टू बैक हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कटिबंधीय मृदाओं की यानी जोनल सॉइल की हम चर्चा कर रहे हैं। और जोनल सॉइल में नंबर 1 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है पेडाल्सफेयर, यानी कि पेडाल्सफेयर की हम चर्चा कर रहे हैं। और पेडाल्सफेयर जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। नंबर 1 पैड, PED पैड, फिर AL और एक FE, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं कि इन तीनों शब्द का अलग अलग नाम क्या है। देखिए PED पैड का अर्थ होता है मृदा। आपको ध्यान हो हमने जब हम चर्चा कर रहे थे सॉइल ज्योग्राफी की, सॉइल रिसोर्स की, तो सॉइल रिसोर्स में मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था पेडोलॉजी। आपको याद होगा हमने चर्चा की थी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान। ठीक है, तो मृदा संबंधित जो भी हम तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं वो किस विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो पेडोलॉजी में किया जाता है। यानी पेडोलॉजी क्या हो गया? मृदा विज्ञान। ठीक है, तो ये पेडो शब्द जो है, ये जो पेडो शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? वो मृदा को इंगित करता है। किसको करता है? मृदा को। तो आपसे पूछिए ये जो पेडो है, ये पेडो का जो वास्तविक होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है? मृदा। वास्तविक अर्थ क्या होता है उसका? मृदा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर हमें देखना है कि IL, यानी IL से क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम। IL से क्या होता है? एल्यूमिनियम। फिर FE, और FE से क्या होता है? फेरस, या फेरियम भी बोल देते हैं इसको, फेरस भी बोल देते हैं। लोहांश की मात्रा क्या होता है? लोहांश की मात्रा। इसका मतलब ये हो गया कि पेडाल्सफर जो मृदा है या जो वर्ग है, पेडाल्सफर जो वर्ग है उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिकांश रूप से देखने को मिलेगी, जिसमें एल्यूमिनियम भी होगा और लोहांश की मात्रा भी होगी। इस प्रकार की मृदा किस वर्ग में रखी जाएगी? तो पेडाल्सफर वाले वर्ग में रखी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर हमें बात करनी है कि मोस्टली इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वह कहाँ पर अप्लाई होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार की मृदाएं जो होगी, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ जिस प्रकार की जो मृदाएं उपस्थित होगी वह इस वर्ग में शामिल की जाएगी, यानी पेडाल्सफेयर में शामिल की जाएगी। फिर इसमें निक्षलन की क्रिया भी अधिक होती है। इसमें निक्षलन की क्रिया भी क्या होती है? अधिक होती है। निक्षलन से मतलब क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या प्रोसेस होता है? लीचिंग प्रोसेस, यानी जल मृदा में घुलकर बहने की क्रिया होना शुरू कर देती है। निक्षलन की क्रिया अधिक देखने को मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेडाल्सफर जो है, ये पेडाल्सफर किस शब्द से मिलकर बना है? पैड यानी मृदा, IL मतलब एल्यूमिनियम, और FE यानी लोहांश, इन 3 की मात्रा से मिलकर ये बनी होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं और इसका निक्षलन की क्रिया भी अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पेडोकल। ठीक है, एक इसी के अंतर्गत, यानी कि हम जब जोनल सॉइल को पढ़ रहे हैं तो जोनल सॉइल में जो सेकंड टाइप है वो सेकंड टाइप क्या है? वो है पेडोकल, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण अब इसका देखो, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसका अर्थ। देखो पैड वो वहाँ शब्द भी आ रहा था, पैडो, ठीक है, पेडाल्सफेयर वहाँ पे शब्द आ रहा था,
यहाँ पेडोकल आ रहा है, अब CAL आ रहा है, CAL, और CLL क्या हो गया, कैल्शियम, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है। देखिए पहले वाली जो मृदा थी जो हमने पढ़ा था, पेडाल्फर जो हमने पढ़ा, उसमें वह मोस्टली जहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है उस क्षेत्रों में वह इस वर्ग की मृदा पाई जा रही है, ये हमने पढ़ा था। जबकि ये जो मृदा है यानी पेडोकल जो मृदा है ये मोस्टली कहाँ देखने को मिल रही है, ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मतलब ऐसी मृदाएं जो शुष्क और अर्धशुष्क में मिलेगी उसे किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, तो उसको पेडोकल श्रेणी में शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, वर्षा कम होती, वाष्पीकरण अधिक होता है। तो पहले वाली जो हम चर्चा करके आए थे उसमें वर्षा अधिक है, वहाँ जल की मात्रा अधिक है, यहाँ वर्षा कैसी है, कम है, और वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है। अब जब वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी तो नॉर्मली है वहाँ पर फिर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें देखना है कि वह वनस्पति किस प्रकार की है, वह वनस्पति किस प्रकार की, ये भी इसमें मुख्य रूप से हमें देखना होगा। क्योंकि वर्षा का जो संबंध है, वर्षा का जो संबंध होता है वो करता है, वो वनस्पति पे निर्भर करता है। देखिए तापमान पे तो करता ही है, तापमान पे तो निर्भर करेगा, क्योंकि तापमान यदि किसी क्षेत्र का राइज कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो नॉर्मली वह वायुदाब कम होगा, और वायुदाब वहाँ कम होगा तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की आएगी, लेकिन वहाँ पर वनस्पति होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब भी हम विश्व स्तर पर जलवायु वर्गीकरण को पढ़ते हैं उसमें हम कोपेन को पढ़ते हैं, थार्नथवेटवेर को पढ़ते हैं, ट्रिवार्था को पढ़ते हैं, कैंडाल को पढ़ते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वनस्पति का अवशेष देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक होता है इसमें, और ये मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जिस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदाएं होती हैं वो किस कैटेगरी में शामिल की जाती है, वो पेडोकल कैटेगरी में शामिल कर ली जाती है, यह आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण है टुंड्रा मृदा। कैसी मृदा, टुंड्रा मृदा, यानी हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने पेडाल्फर को पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पेडोकल को पढ़ा और फिर हम टुंड्रा मृदा को पढ़ रहे हैं। तो ये शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदा और कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अभी पढ़ा हमने, मैं आपको बता देता हूँ, ये पृथ्वी का जो एक स्ट्रक्चर है और इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इक्वेटर लाइन, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। अब हमने जो फर्स्ट पढ़ा है पेडाल्फर को, जो हमने पढ़ा है, पेडाल्फर में हमने पढ़ा था ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है ये वहाँ देखने को मिलती है। इसका मतलब हो गया कि 23.5 डिग्री की जो रेखा है, 23.5 डिग्री, एक होता है उत्तरी अक्षांश, एक होता है दक्षिणी अक्षांश, यानी नॉर्थ साउथ लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको दूसरे उससे बना देता हूँ। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री और ये नॉर्थ का हो गया, ये साउथ का हो गया, ठीक है। इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र होता है इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है, सबसे अधिक मात्रा में वर्षा देखने को यहीं पर मिलती है। यहीं पर सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23 डिग्री हाफ इन साउथ लैटिट्यूड का ये जो रीजन है, यहाँ पे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सदैव तापमान उच्च रहता है, और तापमान उच्च रहने के कारण यहाँ वर्षा प्रतिदिन होती ही रहती है। ये यूँ कह लीजिए कि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, प्रतिदिन तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ वर्षा की मात्रा अधिकतम रहती है। लेकिन जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, इस इक्वेटर वाले पार्ट पर तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और वर्ष भर यहाँ वर्षा बनी रहती है। तो इसलिए मोस्टली यहाँ इस रीजन में, इस पूरे रीजन विशेष में, यहाँ जो वर्षा
अधिक हो जाने के कारण यहाँ पेडाल्फर प्रकार की मृदा देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मोस्टली उसके बाद पेडोकल जो मृदा है, वह पेडोकल मृदा जो है वह सूक्ष्म और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिल रही है। इसका मतलब ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, या जहाँ पर वर्षा नहीं होती, ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो 37.5 डिग्री के रीजन में भी कुछ मरुस्थल देखने को मिलते हैं। लेकिन हमेशा देखिए, महाद्वीप जितने भी हैं, चाहे वो एशिया महाद्वीप है, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इन 4 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 5 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप को छोड़ दिया जाए तो चारों महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में मरुस्थल है। पश्चिमी क्षेत्रों में यानी वेस्टर्न साइड में सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। एक अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर दो आप, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सारा मरुस्थल है, ठीक है। बाकी एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन चारों जो महाद्वीप है, इन चारों महाद्वीप के पश्चिम भाग में मरुस्थल देखने को मिलता है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्तरी अक्षांश की या उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मृदा का पैटर्न चेंज हो रहा है और वो किस में परिवर्तित होता है, पेडोकल में परिवर्तित हो रहा है। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं टुंड्रा प्रकार की मृदा, यानी कि ये वो रीजन बताने जा रहा है जो ऑलमोस्ट 66.5 डिग्री से ऊपर रहते हैं, ठीक है। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी भाग में है, ठीक है। जैसे शीत प्रदेश जहाँ होता है, साइबेरिया रीजन है, अलास्का रीजन है, कनाडा का रीजन है, आपका अर्जेंटीना का, चिली का रीजन है, अंटार्कटिका का रीजन है, आर्कटिक रीजन है। तो ये मोस्टली उस रीजन को ये बताना चाह रहा है कि टुंड्रा जो मृदा होती है वो शीत प्रदेशों में बहुत कम विकसित होती है और ये कैसी होती है, अनुपजाऊ, लेकिन मिल रही है ये। तो ये एक स्तर हो गया। एक स्तर क्या हो गया कि हमने पढ़ा कि नंबर 1 में यहाँ नंबर 1 में किस प्रकार की मिल रही है, पेडाल्फियन प्रकार की। नंबर 2 में किस प्रकार की मिल रही है, तो पेडोकल प्रकार की। और ये जो टुंड्रा रीजन है, ये जो सबसे 66.5 डिग्री से उत्तरी भाग में, ठीक है, या दक्षिणी ध्रुव की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर, तो यहाँ पर जो ये रीजन है 66.5 डिग्री से उत्तर में, यहाँ पे किस प्रकार की मिल रही है, यहाँ टुंड्रा प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। जलवायु भी हम देखें तो जलवायु भी टुंड्रा प्रकार की ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर पा रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, फिर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय या अंत्यकटिबंधीय मृदा। इस प्रकार की मृदा में जलवायु व वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का योग अधिक होता है। यानी कि अभी तक जो हमने जोनल सोइल को पढ़ा था, उस जोनल सोइल में हमने ये पढ़ा था कि उसमें मुख्य रूप से वनस्पति और जलवायु को विशेष स्थान दिया हुआ था, ठीक है। किसे स्थान दिया था, विशेष स्थान किसको मिला हुआ था, जलवायु और वनस्पति को विशेष स्थान मिला हुआ था। लेकिन जब हम अंत्यकटिबंधीय मृदा की चर्चा कर रहे हैं तो अंत्यकटिबंधीय मृदा में जलवायु और वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, उनका योग अधिक हो जाता है। अब देखिए, मुख्य रूप से मूल पदार्थों तथा जल प्रवाह के कारण इस प्रकार की बिखरी मृदा का निर्माण होता है। यानी कि जो मूल पदार्थ होता है, यानी जो पेरेंट रॉक होता है, वह इसमें शामिल होती है और साथ ही साथ जल का जो प्रवाह होता है, यानी कि ये उन क्षेत्रों में मोस्टली मिल रही है जहाँ पर नदी का प्रवाह अधिक है, जहाँ नदियाँ अधिक बहकर आती हैं, साथ में मूल पदार्थों के कणों को लेकर आती है। यानी उस रीजन में यहाँ पर उस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की बिखरी मृदा का निर्माण होता जाता है। उपजाऊ व अनुपजाऊ दोनों ही प्रकार की हो सकती है। उपजाऊ व अनुपजाऊ दोनों प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। ये उपजाऊ भी हो सकती है और अनुपजाऊ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी जब हम शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि 2 प्रदेश होते हैं जब हम चर्चा करते हैं। एक होता है खादर भूभाग, एक होता है बांगर भाग, ठीक है। देखिए, खादर भाग जो होता है, यहाँ नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है। नवीन मिट्टी जो नदियों के द्वारा
नवीन अवसाद के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं और परत दर परत रूप में जो जमा कर दी जाती है वे खादर भूमि कहलाती है या खादर मृदाएँ कहलाती है या खादर भूभाग कहलाता है। लेकिन वह मृदाएँ जो पहले खादर भूभाग तो थे लेकिन आज वर्तमान में पुरानी अवस्था में हैं या पुरानी बाढ़ के हुए क्षेत्र बने हुए हैं, ऐसी मृदा को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी मृदा को हम बांगर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बांगर। ध्यान रखना, बांगर शब्द अलग है, ये राजस्थान के रेफरेंस में आता है बांगर शब्द। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ये बांगर है, यानी ये वह रीज़न है या ये वह टोपोग्राफी है, लैंड सरफेस पे वो टोपोग्राफी है जो खादर तो वो रीज़न है जहाँ नवीन मिट्टी का जमा होता है, नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी का जमा हो रहा है, और बांगर वह रीज़न है जो उस समय नवीन थी लेकिन वर्तमान में पुरानी हो चुकी है और ऊंचे ऊंचे उठे भाग है, वह बांगर कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उपजाऊ भी है और अनुपजाऊ ज़मीन भी देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग की स्थिति अधिक होती है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि जो जल होता है, ठीक है, चाहे नदियों के द्वारा आ रहा हो या वर्षा का जल हो, वो इन मृदा के माध्यम से नीचे की ओर समाता रहता है, वाटर लॉगिंग होता ही रहता है, वहाँ स्थिति अधिक देखने को मिलती है जिससे घुलनशील पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है। अब वाटर बार बार मृदा के आंतरिक भाग में यदि जाता रहेगा तो वो क्या करेगा, जो जल होगा वो मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं या मृदा के जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको जल में घोलता रहेगा, तो ये मात्रा भी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने अंत्यकटिबंधीय मृदा के बारे में चर्चा की। जलवायु और वनस्पति की तुलना में अन्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मूल पदार्थों और जल प्रवाह जो होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपजाऊ और अनुपजाऊ दोनों प्रकार की हो सकती है। वाटर लॉगिंग की क्रिया अधिक देखने को मिलती है और घुलनशील पदार्थ को जल तुरंत इसको घोल लेता है। ये हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जोनल सॉइल की, कि फिर जोनल सॉइल क्या होती है। ठीक है, जोनल सॉइल के बाद अजोनल सॉइल, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई कटिबंध नहीं है। ठीक है, ये अविकसित नवीन मृदा होती है, अविकसित होती है क्योंकि विकसित नहीं हुई अभी, है ना, अभी नवीन प्रकार की मृदा है। इसका निर्माण अपर्दन के पश्चात निक्षेपण क्रिया से होता है। अपर्दन शब्द बार बार आया हुआ है और अपर्दन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर इस तरह से मृदा के जो कण, चट्टानों के जो कण होते हैं उन्हें एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान ले जाना, किसी एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान की ओर ले जाना, वह क्या कहलाता है? अपर्दन। और अपर्दन के अलग अलग प्रकार के टूल्स काम करते हैं। ठीक है, और फिर कहीं जाकर उन्हें क्या कर देना? निक्षेपण कर देना, उनके जमा कर देना, इस तरह से उनको जमा कर देना। तो ये अपर्दन की क्रिया होती है। एक होती है अपक्षय की क्रिया, जब कोई चट्टान है वो चट्टान अपने स्थान पे टूटती फूटती रहे, इस तरह से अपने स्थान पे टूट रही है और अपने स्थान पे फूट रही है और वो यहीं पर आकर, ये कोई चट्टान है और वो यहाँ अपने कणों को जमा कर देती, इस तरह से यह कण जमा हो गए। ठीक है, अपर्दन की क्रिया में क्या हुआ? इन कणों का स्थानांतरण हो गया, इन कणों का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया और उन्हें कहीं ले जाकर क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से उन्हें ले जाके क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, यहाँ जमा कर दिया। तो ये तो हो गया अपक्षय, ये क्रिया तो हो गई अपक्षय। ये क्रिया क्या हो गई? जो यहाँ से यहाँ ले जाने की क्रिया जो हो रही है, ये जो क्रिया हो गई ये कहलाती है अपर्दन। क्या कहलाती है? अपर्दन। और जो यहाँ ये जमा कर दिया, ये जो जमा हो गया, ये क्या कहलाता है? निक्षेप। ये क्या कहलाता है? निक्षेप। ठीक है, तो तीनों क्रिया हो गई, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप। लेकिन अजोनल में क्या होता है? अजोनल में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया अधिक होती है। अपर्दन के पश्चात निक्षेपण की क्रिया देखने को मिलती है। मृदा उपजाऊ होती है तथा प्रतिवर्ष नवीन पदार्थों का जमाव करती रहती है। बार बार ये नवीन पदार्थ का जमाव होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि खादर प्रदेश। क्या कह सकते हैं? खादर प्रदेश, क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है मोस्टली खादर प्रदेश में देखने को मिलती है, जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। तो इस प्रकार से हमने 3 कैटेगरी को पढ़ लिया है। नंबर 1 एक कैटेगरी थी कटिबंधीय या मृदाएँ, या जिसको हमने जोनल सॉइल नाम दिया। दूसरा हमने पढ़ा इंटरजोनल सॉइल, ठीक है, या इंट्राजोनल सॉइल। और तीसरा हमने लास्ट में पढ़ लिया अजोनल सॉइल। अब हम USDA जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके द्वारा
मृदा का वर्गीकरण किया गया है, उस मृदा के वर्गीकरण को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस हाल फिलहाल रीट एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप भारत की मृदा को पढ़ेंगे, राजस्थान की मृदा को पढ़ेंगे, तो आजकल नए पैटर्न पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, वो पुराना पैटर्न है जब हम ये पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, दोमट मृदा, ठीक, पर्वतीय मृदा, वो ये जो पैटर्न था वो पुराना पैटर्न है। लेकिन आजकल नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, एरिडोसॉल, है ना, अल्फीसॉल, मॉलीसॉल्स, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम्स के पैटर्न में उनके क्वेश्चन की फ्रेमिंग में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, तो हमें उसी तरह को ध्यान में रखते हुए हमें वही चीज़ पढ़नी चाहिए ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें और एग्ज़ाम में यदि वो क्वेश्चन आता है तो हम उसका टिक कर सकें। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा कठिनाई के रूप में समझा जाता है, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ 2-3 पॉइंटों की चर्चा कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जिस पर क्वेश्चन बनने की अति संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। केवल हम उसी की चर्चा करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हिस्टोसॉल। पहली जो मृदा है उसका नाम है हिस्टोसॉल। देखिए, जैविक मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? जैविक, जो वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टोसॉल जो मृदा होती है उसे, जो हमने 3 कैटेगरी डिसाइड की थी सबसे पहले, यानी कि कटिबंधीय, दूसरी हमने किया था इंट्राजोनल और तीसरा हमने किया था अजोनल। पहला जोनल, फिर इंट्राजोनल और फिर अजोनल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये इन तीनों में से किस कैटेगरी में शामिल की जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये किस कैटेगरी में शामिल की जाती है? ये जोनल में शामिल की जाती है। नंबर 1 ये क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, जोनल में भी 3 प्रकार पढ़े हमने। जोनल में भी हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, आपको याद होगा। पहला प्रकार था पेडाल्फर, दूसरा था पेडोकल और तीसरा था टुंड्रा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जहाँ वर्ष भर जल की मात्रा है, जहाँ वर्ष भर जल है, जहाँ आर्द्र भूमि की बात हो रही है, आर्द्रता की बात हो रही है, वो इन तीनों में से कहाँ आएगा? पेडाल्फर में आएगा, पेडोकल में आएगा, ये टुंड्रा में आएगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। नेक्स्ट देखिए, जैविक मृदा होती है। दूसरा इसने क्या कहा? वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती है। ये मृदा दलदली पीठ के रूप में देखी जाती है, यानी दलदली मृदा जहाँ देखने को मिलती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा रीजन है, या जहाँ पर भी नदियाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पर दलदली प्रकार की मिट्टी या पीठ प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। अम्ल की मात्रा अधिक और पोषक तत्व में कमी होती है। इसमें कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़ते हैं, जब एग्रीकल्चर में आप पढ़ते हैं तो चावल की खेती, जूट की खेती मोस्टली पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, बांग्लादेश में देखने को मिलती है, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बनाती है। तो इस रीजन में कृषि कार्य भी बहुत मात्रा में किया जाता है। मोस्टली कहाँ मिलती है? मध्य अक्षांशों में कृषि कार्य को भी महत्व दी जाती है। यानी इस प्रकार की जो मृदा है, यानी हिस्टोसॉल प्रकार की जो मृदा है, ये हिस्टो प्रकार की जो मृदा मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांश मतलब कि यदि हम 23.5 डिग्री के आसपास वाले रीजन से और लगभग 45 डिग्री के रीजन में चलें तो यहाँ मध्य अक्षांश प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। या फिर हम थोड़ा सा और साउथ में आएँ तो लगभग 14-15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लेकर और 23, 24, 25, 26 डिग्री के आसपास का जो रीजन है मोस्टली इसको कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया हिस्टोसॉल। एक तो जैविक मृदा है, जल की मात्रा अधिक होती है, दूसरा कृषि कार्य संभव हो जाता है, ठीक है, और अम्ल की मात्रा अधिक मिलती है, दलदली है, पीठ प्रकार की है और कृषि कार्य भी अधिक देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार की जो मृदा है वह है एंटीसॉल। दूसरे प्रकार की जो मृदा है वो कौन सी है? एंटीसॉल। और एंटीसॉल कैसी होती है? पूर्ण विकसित मृदा नहीं होती, पूर्ण विकसित मृदा नहीं होती।
जलवायु अधिक प्रभावित नहीं करती। ऊपरी परत पतली होती है। ऊपरी परत कैसी होती है? पतली होती है। अब ऊपरी परत पतली होती है मतलब उड़कर चली जाएगी, यानी उसका स्थानांतरण हो जाएगा हवा के द्वारा। तो ध्यान रखना, एंटी जो लोग हमसे एंटी होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे एंटी होते हैं, हमसे बात नहीं करते, हमारे आते चले जाते हैं, ये हमारी बात नहीं करते, ठीक है, इधर उधर चले जाते हैं, हमसे एंटी रहते हैं, बातचीत नहीं होती उनसे। तो एंटी लोग क्या करते हैं? दूर चले जाते हैं। एंटी लोग क्या करते हैं? दूर चले जाते हैं। एंटी लोग हमें देखते ही दूर चले जाते हैं, हमसे बात नहीं करते। तो ऊपरी परत कैसी होती है? पतली होती है, उड़ा दी जाती है। और कैसी होगी? पूर्ण विकसित मृदा नहीं होती है, विकसित भी नहीं होगी, ठीक है, पूर्ण विकसित मृदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बता दिया मैंने आपको, एंटी सॉल यानी एंटी लोग हमसे दूर चले जाते हैं। तो ये मृदा की परत भी कैसी होती है? पतली, और ये क्या? दूर चले जाते हैं, ठीक है। जलवायु अधिक प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट चर्चा करते हैं वर्टिसॉल। कैसी मृदा है? वर्टिसॉल। इसमें मृतिका की मात्रा होती है, यानी क्ले जो होता है उसकी मात्रा देखने को मिलती है। नमी बनाए रखती है, परंतु नमी समाप्त होते ही दरारें पड़ जाती है, ठीक है। वर्टी है ना, अपन कहते हैं डर्टी, वर्टी, तो ये शब्द उसी से मिलकर बनाई, समझ लीजिए। वर्टी है ना, डर्टी कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम पटक देते हैं, फिर हमें उसको धोना पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पानी में धोना पड़ता है ना, उसी प्रकार से इसमें यह है कि वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा होती है इसमें नमी बनाए रखती है, लेकिन जैसे नमी खत्म होती है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जैसे नमी खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? दरारें पड़ जाती है। तो डर्टी कपड़ों में गंदगी, बदबू आती, स्मेल सी आती है। तो खैर उसी तरह से वर्टिसोल में भी क्या हो जाता है? दरारें पड़ जाती है। तो वर्टिसोल डर्टी कपड़े, ठीक है, ध्यान रखें। फिर इसका निर्माण मूल पदार्थों से बना होता है। अब मूल पदार्थ पेरेंट रॉक जो होती हैं, ठीक है, उन पेरेंट रॉक के टूटने से यानी अपक्षय की क्रिया से इस प्रकार की मृदा का निर्माण देखने को मिलता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक देखने को मिलती है। ये मोस्टली कहाँ मिलती है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, सूडान जैसे जो रीजन है वहाँ देखने को आपको अधिकांशतः वर्टिसोल प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इनसेप्टिसोल, ठीक है, इनसेप्टिसोल। और इनसेप्टिसोल के बारे में क्या ध्यान रखना है? इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, और इस प्रकार की जो मृदा होती है वो बी संस्तर से प्रारंभ होती है। कौन से संस्तर से? बी संस्तर से। आपको याद होगा जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने आपको 4 सॉइल प्रोफाइल पढ़ाई थी। सॉइल प्रोफाइल ए, सॉइल प्रोफाइल बी, सॉइल प्रोफाइल सी और सॉइल प्रोफाइल डी। आपको अच्छे से याद होगा, सॉइल प्रोफाइल की हमने चर्चा की थी। जबकि सॉइल प्रोफाइल ए में हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, सबसे ऊपरी परत होती है, और संरचना, रंग, रूप, संगठक, उर्वरता यहाँ देखने को हमें मिलती है। सॉइल प्रोफाइल बी में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म प्रदेशों की परत मोटे कणों की मृदा वाली होती है, और आर्द्र क्षेत्रों में जो जल की अधोगति होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है जल का, वो ए संस्तर से बारीक उपजाऊ मृदा, कण, ह्यूमस, घुलनशील तत्व आदि लीचिंग आदि विक्षालन के प्रोसेस से ये क्या करता है? लीचिंग के प्रोसेस से क्या करता है? नीचे की ओर क्रिया करते हैं और नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। खनिजों में पानी के साथ घुल जाते हैं, ठीक, खनिज तत्व जो होते हैं पानी के साथ घुल जाते हैं और बीज संस्तर में आ जाते हैं। जो इन पादपों की जड़ें गहराई अधिक होती है वे बीज संस्तर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये हमने हमारी चर्चा हुई थी। ठीक उसी प्रकार से जो इनसेप्टिसोल मृदा है, ठीक है, किस मृदा है? जो इनसेप्टिसोल मृदा है वो इनसेप्टिसोल मृदा बी संस्तर में, कौन से संस्तर में? बी संस्तर, बी होरिजोन में प्रारंभ होती है और मोटे कण पाए जाते हैं। इनका रंग लाल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? लाल प्रकार का। नेक्स्ट, जलवायु प्राय आर्द्र प्रकार की होती है जहाँ पर नमी बनी रहे। उष्णकटिबंधीय व आर्द्र वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यदि जहाँ वर्षा अधिक हो रही है, नमी बनी है, वहाँ पर इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इस प्रकार की मृदा में वन आवरण और घास अधिक होती है। वन का आवरण भी अधिक होगा क्योंकि नमी अधिक है, ठीक है, नमी अधिक होगी, वन का आवरण अधिक होगा, घास भी हमें देखने को मिलेगी, और जो मृदा के कण हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा है वो मोस्टली उष्णकटिबंधीय व आर्द्र नमी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एरिडोसॉल्स। किस प्रकार की? एरिडोसॉल्स। अब एरिडोसॉल्स की चर्चा करें तो
इस प्रकार की मृदा शुष्क प्रकार की होती है और जीवांश का अभाव पाया जाता है, यानी ह्यूमस की मात्रा, जीव का अवशेष नहीं देखने को मिलता। पेड़ पौधों में वर्षा के समय जल प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जब वर्षा होती है तभी इनमें जल प्राप्त होता है, अदरवाइज जल नहीं मिलता। इसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि एरिडो यानी एरिड वर्ड जो निकला है वो एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, एरिड का अर्थ शुष्कता से लिया जाता है, शुष्क से लिया जाता है, वो एरिड कहलाता है। ठीक है। लवणीय तथा जिप्सम खनिजों की प्राप्त मात्रा होती है। तो इसमें किसकी मिलती, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या मिलता है फिर आपको, कैल्शियम या लवणीय या जिप्सम की मात्रा जैसे खनिजों की मात्रा में देखने को मिलती है। इसमें वनस्पति प्राय नहीं होती, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगी। ठीक है। तो पेड़ पौधे, यदि कोई छोटा पेड़ पौधा है या कोई छोटा सा पेड़ लगा हुआ है तो वहाँ जो उसको जल प्राप्त होता है या तो भूमिगत होकर जल प्राप्त करता है, या फिर वर्षा के समय जब कुछ समय के लिए वहाँ वर्षा होती है तो वही जल प्राप्त करता है। तो ये हो गया एरिडोसॉल। नेक्स्ट मॉलिसॉल्स। मॉलिसॉल्स की चर्चा करें तो मॉलिसॉल्स जो है ये मृदा मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों से उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों तक पाई जाती है। जहाँ मध्यम तापमान होता है वहाँ से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक पाई जाती है। काले रंग की मृदा परत मोटी होती है, थोड़ी हल्के काले रंग की मृदा होती है, परत जो होती है मोटी होती है। ये मृदा यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के पैम्पास आदि क्षेत्रों में बहती है। ये पैम्पास ध्यान रखिए घास के मैदान है और ये मोस्टली घास के मैदान में ही पाई जाती है। तो ये उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र जो घास के मैदान होते हैं वहीं पर ये मोस्टली पाई जाती है। जहाँ घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे वहीं मोस्टली मॉलिसॉल्स प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। फिर है अल्फीसॉल्स। नेक्स्ट है अल्फीसॉल। और अल्फीसॉल क्या है, ये आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। इसका रंग घूसर भूरा या लाल होता है। जीवांश का अभाव पाया जाता है, जीवांश का अभाव पाया जाता है। ये मोस्टली मध्य उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य साइबेरिया, उत्तरी चीन, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी भारत में पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ हो जाती है। आर्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेश, सहारा, कालाहारी के रेगिस्तान के मध्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर है एंडीसॉल। और एंडीसॉल, इसका मूल पदार्थ ज्वालामुखी परत होती है या ज्वालामुखी राख होती है। और एंडीसॉल्स मोस्टली कहाँ मिलेगी, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, जो ज्वालामुखी क्षेत्र होता है वहाँ देखने को मिलती है। जीवांश की मात्रा भी पाई जाती है। जो अपक्षय अपरदन की क्रिया होती है तो उस रीजन में जीवांश की मात्रा भी देखने को मिल जाती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उपजाऊ भी होती है। नेक्स्ट ऑक्सीसॉल। अपक्षित पुरानी मृदा होती है। ठीक है, यानी अपक्षय की गई होती है, पुरानी मृदा होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा है। खनिजों का अत्यधिक अपक्षय होता है। लोह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। भूमध्य रेखीय, उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंध में ये विकसित होती रहती है। रंग इसका लाल, पीला या पीली भूरी प्रकार की मृदा होती है। और अंतिम की हम चर्चा करते हैं अल्टीसॉल। आर्द्र उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी जलवायु में, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंध और मानसूनी प्रकार की जलवायु में इस प्रकार की मृदा मिलती है। वनाच्छादित क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा निर्मित होती है। रंग पीला भूरा होता है और मोस्टली यूएसए, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राज़ील, भारत और म्यांमार में देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये जोग्राफिकल इसका जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का थोड़ा टिपिकल पड़ता है। लेकिन जब आप इंडियन जोग्राफी को पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ते हैं और उसमें मृदा का टॉपिक हम जब पढ़ेंगे, भारतीय मृदा को डिस्कस करेंगे या राजस्थान की मृदा को डिस्कस करेंगे, तो ये वहाँ आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि आजकल वहाँ से जो पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन ना पूछकर उनको यूएसडी का जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ आपको ये थोड़ा सा लाभप्रद सिद्ध होगा। वहाँ आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे और वो किस प्रकार से आप उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो मैं अब विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट हम वीडियो के साथ मिलेंगे सॉइल
रिसोर्स का है टॉपिक हमें कवर करना है, तो उसका अंतिम या लास्ट सेकंड वीडियो जो भी होगा उसके साथ हम जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।